बेटा जब रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला स्टेप क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट होता है। आपको इन स्टेप्स के नाम नहीं लिखने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। जब आप एसेट्स को क्लोज करेंगे तो आप डेबिट साइड में हेड डालेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स, और आप अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट से एसेट साइड में जो भी एसेट्स हैं जिनको हम डिसोल्यूशन के टाइम पर रियलाइज करना चाहेंगे, उन एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। अब एसेट साइड में शो की गई हर एक एसेट रियलाइजेबल एसेट नहीं होती है। अगर हम एग्जांपल लें तो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, ये हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, ये हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है। कैपिटल ऑफ पार्टनर अकाउंट का डेबिट बैलेंस एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में होता है। समटाइम्स पार्टनर की ड्रॉइंग्स का बैलेंस भी एसेट साइड में हो सकता है। और एट द लास्ट कैश एंड बैंक। का बैलेंस एसेट साइड में हो सकता है। इन एसेट्स को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर, इन आइटम्स को जो हमारी एसेट साइड में अपीयर हो रही हैं, इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये रियलाइजेबल एसेट्स नहीं है, ये अदर देन रियलाइजेबल एसेट्स है। तो हमारे रियलाइजेबल एसेट्स के अंदर ड्राइंग्स, P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस एंड कैश और बैंक बैलेंस नहीं आता है। तो हमारे पास जो रियलाइजेबल एसेट्स हैं उनके अंदर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, मोटर कार, investment in any form like investment in shares and other securities,
in current assets, stock, debtors, bills receivable, debtors and bill receivable are collectively called as trade receivable or account receivables. Accrued income, prepaid expenses, intangible assets like goodwill, patents. These all are the assets. These all are the assets जिन्हें हमें रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में प्लेस करना होता है। जब हम यहाँ पर एसेट्स को लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम एसेट्स को उनकी बुक वैल्यूज पे ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर एसेट चाहे आपकी नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है, ऑल एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। आफ्टर दिस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास होगा स्टेप नंबर 2, क्लोज रिजर्व्स अगेंस्ट एसेट्स। जितने भी आपके रिजर्व्स अगेंस्ट एसेट्स हैं उन्हें हम क्लोज करेंगे बाय क्रेडिटिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका लॉजिक मैं अभी रिजर्व्स अगेंस्ट एसेट्स को लिस्ट आउट करने के बाद आपको बताता हूं। आप क्रेडिट साइड पे जाएंगे, वहां आप लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय डेप्रिसिएशन रिजर्व या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बाय प्रोविजन फॉर repairs and renewals, and one more reserve by workman compensation reserve to the extent of liability। अब इन रिजर्व्स की पोस्टिंग इस साइड पे करने का लॉजिक क्या होता है? जब फॉर्म की डिसोल्यूशन होने पर डेटर्स से अमाउंट मांगा जाएगा तो हमारे कुछ डेटर्स उसमें से बैड डेब्ट्स हो सकते हैं। अब अगर डेटर में से बैड डेब्ट होते हैं
तो वो रियलाइजेशन के कोर्स में फर्म को लॉस देंगे। मींस बैड डेब्ट विल बी अ लॉस टू द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो फर्म क्या करती है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट लिख देती हैं, ताकि एसेट को रियलाइज करके यानी डेटर्स को रियलाइज करके अगर फर्म को लॉस होगा तो वो लॉस प्रोविजन फॉर बैड डेट में से सेट ऑफ हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी बैड डेट का अमाउंट प्रोविजन से ज्यादा हुआ तो देन दैट लॉस विल बी एडेड टू द लॉस। जो हमारे रिलेशन अकाउंट के एंड में आंसर आएगा इस तरफ लॉस, वो उस लॉस को इंक्रीज करेगा। मींस प्रोविजन फॉर बैड डेट इधर इसलिए लिखा गया है कि डेटर को रियलाइज करके अगर अमाउंट फॉर्म को डेटर्स को रियलाइज करने पर बैड डेट से लॉस होता है तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट उस लॉस को कवर करता है, और उसके बावजूद भी अगर लॉस रह जाएगा तो वो पार्टनर्स एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर मान लीजिए फुल अमाउंट रियलाइज हो गया बैड डेट से, तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट आपके प्रॉफिट में जाकर के ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये रीजन समझ आया आपको? ये मैं रिपीट करूं इसको? सर एक बार इसको वापस रिपीट कर दीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे डेटर्स का अमाउंट 1 लाख है और हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट का अमाउंट 5000 है। अब क्वेश्चन में लिखा होगा डेटर्स रियलाइज्ड 98,000। अभी हम इसको आगे करने वाले अगले स्टेप में, जब एसेट रियलाइज होंगे तो हम बाय बैंक के आगे लिखेंगे डेटर्स रियलाइज्ड 92,000। सपोज कि हमें डेटर्स को रियलाइज करके कितना अमाउंट आ गया, 92,000। अब डेटर्स की रियलाइजेशन से हमें 8,000 का लॉस हो रहा है ड्यू टू बैड डेब्ट्स। अब ये प्रोविजन या 5,000 आपने लिखा है, तो 92,000 के डेटर रियलाइज हुए, 5,000 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का सपोर्ट मिल गया। अब जो 3,000 का लॉस है वो लॉस पार्टनर्स को बियर करना होगा। लेकिन अगर ये प्रोविजन हम यहाँ पर नहीं लिखते तो पूरा का पूरा लॉस 8,000 का पार्टनर्स को बियर करना पड़ता। और सर अगर ये डेटर्स पूरे 1 लाख रुपीस आपको दे देते तो आपका ये प्रोविजन पूरा का पूरा सेव हो जाता और वो यहां जाकर के प्रॉफिट में ऐड हो जाता। ओके सर। यही सेम कॉन्सेप्ट और यही सेम लॉजिक यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर है कि अगर इन्वेस्टमेंट को बेचने से हमें लॉस होता है तो वो लॉस ये इन्वेस्टमेंट कवर कर लेती है। सेम ऐसे ही अगर मशीन को बेच करके लॉस होता है तो वो डेप्रिसिएशन का जो हमने अमाउंट सेट असाइड करा हुआ है वो डेप्रिसिएशन के अंदर सेव किया गया अमाउंट इस मशीन के लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगा। या रिपेयर एंड रिन्यूअल के अंदर अगर हमने कोई अमाउंट रखा हुआ था एज अ प्रोविजन तो वो रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट भी इस लॉस को एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर डिसोल्यूशन के टाइम पर हमें वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देनी है तो हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वर्कर्स को पे की जाने वाली लायबिलिटी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या ये रिपीट करूं मैं या क्लियर है? सर आगे समझ। अब ये जो रिजर्व अगेंस्ट एसेट है, इन रिजर्व्स अगेंस्ट एसेट को यहां लिखने से क्लोज भी होते हैं
और इधर एसेट से होने वाले लॉसेस को एब्जॉर्ब भी करते हैं और इन रिजर्व्स की आगे नो रियलाइजेशन, यानी नो रियलाइजेशन का मतलब है कि ये लायबिलिटी है बाय नेचर, इनको आपने ऐसा नहीं करना गलती से कि आप इनकी पेमेंट कर दो, आप इनकी पेमेंट नहीं करेंगे, फर्दर नो पेमेंट, इनकी पेमेंट नहीं होगी आगे। ओके सर। इसके बाद हमारे पास जितनी भी लायबिलिटीज हैं, इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 में लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब लायबिलिटी साइड से हम लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो क्वेश्चन की लायबिलिटी साइड में दी हुई जो भी लायबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होंगी, पर सारी की सारी लायबिलिटीज रियलाइजेबल ऐसे रियलाइजेबल सारी की सारी लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज नहीं होंगी जिनको हमें डिस्चार्ज करना पड़े, यानी देयर आर सर्टेन लायबिलिटीज which are shown in the liability side or on the liability side, but they are not the liabilities to be discharged or to be paid. For example, capitals of partners and current account balances of partners, accumulated profits like general reserve, profit and loss account, are not to be transferred to the realization account. And most important account which is not transferred to realization account is internal liability, that is partners loan account. पार्टनर्स लोन अकाउंट को भी कभी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, और पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर एसेट साइड में अपीयर हो रहा है तो उसको भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमने पार्टनर से लोन लिया था तो लायबिलिटी वाला पार्टनर का लोन इंटरनल लायबिलिटी, और सेक्शन 48 ये कहता है कि इस लायबिलिटी को, इस पार्टनर लोन अकाउंट की वैल्यू को, ये इंटरनल लायबिलिटी है, इसको आप डायरेक्टली अपने फॉर्म के बैंक या कैश अकाउंट में से पे करेंगे तब जब आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी पे हो चुकी होंगी, और उसके बाद अगर आपके बैंक में बैलेंस बच रहा होगा देन ओनली आप अपने पार्टनर के लोन को पे करेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टनर के लोन को पे करने के लिए बैलेंस है या नहीं है? तो जब हम अपने बैंक अकाउंट में लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे पे करने के लिए, उसके बाद लेफ्ट ओवर बैलेंस से हम अपने थर्ड पार्टी लायबिलिटी को पे करने के बाद इन एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करने का जो लेफ्ट ओवर बैलेंस बचेगा उससे हम अपनी इस इंटरनल लायबिलिटी को रीपे करेंगे। और क्लास 12 के हमारे सिलेबस में ये
ऐसा क्वेश्चन को डिवाइस किया जाता है कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होता है लायबिलिटीज एक्सटर्नल को पे करने के लिए भी और इंटरनल को पे करने के लिए भी। लेकिन बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म है तो ऐसा नहीं होगा, फर्म के कैश बैलेंस डेफिसिट हो सकता है। तो उस रीजन से सेक्शन 48 ये कहता है कि जब भी इंटरनल लायबिलिटी पे करनी हो तो एक्सटर्नल लायबिलिटी को रिलेशन अकाउंट से पे कर दीजिए, और जो इंटरनल लायबिलिटी है उसको आप बैंक अकाउंट से पे करेंगे। तो हम पार्टनर का लोन भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर क्रेडिट साइड में नहीं करते हैं। अब हमें लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करना है। अब हमारी लायबिलिटीज अकाउंट जो क्लोज होंगी, यानी वो लायबिलिटीज अकाउंट जिन्हें हमें पे ऑफ करना है, वो लायबिलिटीज अकाउंट ट्रांसफर होंगे। दैट विल इंक्लूड creditors, bills payable. Creditors and bills payable are collectively called as trade payable or accounts payable. Then next liability to be transferred is bank overdraft. Next liability to be transferred is outstanding expenses. Next liability to be transferred is unearned income like unearned commission. Then next is bank loan, mortgage loan, and most important is relatives और आउटसाइडर्स लोन। अब ये लोन फ्रॉम रिलेटिव क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि प्रोपराइटर अपने रिलेटिव से, जैसे वाइफ से यानी मिसेस या वाइफ से लोन ले लेता है, या अपने ब्रदर से लोन ले लेता है, दे नहीं देता, ले लेता है। अगर फर्म ने किसी पार्टनर के रिलेटिव से लोन रेज किया होगा तो वो भी फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज के फॉर्म में लोन फ्रॉम रिलेटिव और सम अदर आउटसाइड पर्सन को भी हम लोग लायबिलिटीज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और इसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज को टोटल करके देन हम इनको आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। इसका रीजन होगा, इसका बेनिफिट होगा यहां से हम अपनी लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो जब ये लायबिलिटीज का टोटल बाहर जाएगा तो ये प्रेजेंटेबल भी होगा और इनके लिए एंड में टोटलिंग करना भी आसान होगा। तो हम यहाँ पर अपनी लायबिलिटीज को जब यहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो उन लायबिलिटीज को हम लोग यहाँ पर बुक वैल्यूज पे रिकॉर्ड करेंगे। और बुक वैल्यूज का मतलब होता है वो वैल्यूज जो आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो की गई हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट लायबिलिटी है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय सेविंग फंड। ये भी फर्म की लायबिलिटीज अकाउंट है जिन्हें हमें क्लोज करके बाहर के कॉलम में लेना है। बच्चे एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड के बीच में और प्रोविडेंट फंड के बीच में कंफ्यूज होते हैं। प्रोविडेंट फंड तो आउटराइटली फर्म की लायबिलिटीज का ही पार्ट होते हैं, और जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है वो और एम्प्लॉय सेविंग फंड को आपने एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह पे करना है। लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो आपने टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखना है और रिमेनिंग रिजर्व्स को पार्टनर्स में बांटना है। अगर WCR के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी राइज नहीं होती है तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। यहां से अब मैं
एक डॉटेड लाइन डाल रहा हूं, ये आपको नहीं डालनी है। इस डॉटेड लाइन का मतलब है कि अभी तक जो मैंने पोस्टिंग करी है उस पोस्टिंग में मैंने क्वेश्चन में दी गई बैलेंस शीट का यूज करा है, और मैंने अभी कोई भी एडजस्टमेंट जो बिलो बैलेंस शीट होती है उसको यूज नहीं करा है। तो दीज 3 steps are called as the primary step to start the realization account, which involves as step number 1 closing assets account, step 2 closing reserves against assets, and step number 3 close all liabilities account. यहां तक क्लियर है आपको? एक चीज पूछनी थी। जब हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे अब इसके बाद हमें जब ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इन तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपको अब यहां से अपने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स को यूज करना है। अब क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट्स दी होंगी, उन एडजस्टमेंट्स में ये बताया गया होगा कि ये जो डिफरेंट रेस्पेक्टिव एसेट्स हैं हमारी, वो फॉर्म ने जब रियलाइज करी तो उनसे हमें कितना अमाउंट रियलाइज हुआ। तो जितनी भी आपकी यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स हैं, जितनी भी आपके यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स हैं, इन सन्ड्री एसेट्स के बारे में नीचे आपको एडजस्टमेंट गिवन होंगी और ये बताया होगा कि कौन सी एसेट फर्म ने कितने अमाउंट में ओपन मार्केट में रियलाइज कर दी, बेच दी। तो जब फर्म की एसेट डिसोल्यूशन पर सेल होगी तो हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाकर के लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और इन ब्रैकेट हम मार्क करेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, बाय बैंक एसेट रियलाइज्ड। और इन एसेट की लिस्ट में से जो जो एसेट रियलाइज होंगी फॉर्म के थ्रू, यानी फॉर्म जिन एसेट्स को बेचेगी उसको हम इस बैंक अकाउंट के नीचे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? सपोज आपकी फर्स्ट एसेट है ऊपर यहां पर प्लांटेड मशीनरी, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा प्लांटेड मशीनरी रियलाइज्ड सपोज 10% लेस देन बुक वैल्यू, और यहां पर प्लांटेड मशीनरी आपकी 2 लाख रुपीस की है और वो कैरी एडजस्टमेंट की ये प्लांटेड मशीनरी 10% लेस वैल्यू पे रियलाइज हुई। तो 2 लाख का 10% 20,000 होगा, 20,000 हम माइनस करेंगे तो इस मशीन के आगे यहां पर हम 1,80,000 रुपीज लिखेंगे, क्योंकि इस एसेट को रियलाइज करके हमें 1,80,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। मींस इस मशीन को रियलाइज करने से जो हमें लॉस हो रहा है उस लॉस को हम कहीं भी मार्क नहीं करेंगे। उसका रीजन 2 लाख बुक वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू 1,80,000 है। तो जब इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये 2 लाख की एसेट है 180 में रियलाइज हुई, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांजेक्शन जो कि ऐसे मशीन को बेचने से रिलेटेड है वो ऑटोमेटिकली जाकर के आपके लॉस में जाकर के ऐड हो जाएगी। ओके यानी सर। एसेट को रियलाइज करने पर जो लॉस होगा ना तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ना प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। जो एसेट की एक्चुअल वैल्यू रियलाइज है वो एसेट के आगे लिखेंगे। बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू जिस पे एसेट बिक रही है, बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा दैट विल ऑटोमेटिकली added to the loss if there is a loss on sale, if there is a profit that will be added to the profit। कितना समझ आया ये?
सर आगे समझो। अब इस तरह से चलते हुए हम एडजस्टमेंट को यूज करते हुए एसेट का नेम लिखते जाएंगे जो एसेट बिक रही है, और जितने अमाउंट पे वो एसेट बिक रही है उसकी वैल्यू उसके सामने लिखते जाएंगे। तो हम यहाँ पर एसेट का नाम लिखेंगे, एसेट का नाम लिख करके उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो उसके सामने लिखेंगे। देन अगेन यहाँ पर हम लोग एसेट का नाम लिखेंगे नेक्स्ट का, और फिर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे। तो ऐसे हम लोग चलते हुए एक्सेट्रा लिख रहा हूं, इसमें से चलते हुए जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उन सब की रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पर लिखते हुए अंदर वाले कॉलम में, जब सारी एसेट की वैल्यू आ जाएगी रियलाइजेबल वैल्यू, तो हम सभी एसेट की टोटल रियलाइजेबल वैल्यू बाहर लिख देंगे। बुक को आप यूज करेंगे तो बुक में सॉल्यूशन दो तरह से है। एक तो ये कि एसेट को आप इस तरह से अंदर लिख करके टोटल बाहर कर दीजिए, या फिर टोटल ना कर करके इंडिविजुअली भी आप एसेट को बाहर लिख सकते हैं बाय बैंक के नीचे डालते हुए, पर उससे आपका एडिशन वर्क इंक्रीज हो जाएगा और आपको उसमें दिक्कत आएगी। इसीलिए बेटर होता है कि बाय बैंक अकाउंट एक ही बारी लिखिए और एसेट उसके नीचे पर्टिकुलर कॉलम में मार्क करके उनकी रियलाइजेबल वैल्यू उनके नाम के आगे मार्क करते हुए उनको टोटल करके बाहर लिख दीजिए। और जब इन्हीं एसेट में से बात को सुनिएगा ध्यान से, एसेट रियलाइजेशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन का फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ये एसेट फॉर्म रियलाइज कर दे और हम इसको बाय बैंक के नाम से ले लें, शो करें। ऐसा भी होगा नेक्स्ट ऑप्शन कि इनमें से कुछ एसेट फॉर्म का पार्टनर कहेगा कि ये एसेट आप, फॉर्म तो बंद हो रही है तो ये एसेट आप मुझे बेच दीजिए, यानी मैं फॉर्म से इस एसेट को खरीद लेता हूं। तो अगर कोई पार्टनर फॉर्म की एसेट खरीद लेता है तो हम यहाँ पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट टेकन, और एसेट का नाम आगे लिख देंगे जो एसेट उसने ली होगी। यानी इफ द एसेट इज टेकन बाय द पार्टनर it will be marked as by partner capital account. If the asset is sold by the firm, that will be shown under the head bank account, or if question has cash balance, then you have to write by cash account. यानी जो एसेट फर्म बेचेगी वो बाय बैंक या कैश अकाउंट के नाम से आ जाएंगे, और जो एसेट पार्टनर टेकन अप करेगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाएगी। ओके सर। अब थर्ड यूज ऑफ एसेट, यानी एक एसेट का यूज तो था कि फर्म उसको बेच रही थी, सेकंड एसेट का यूज था कि उसको पार्टनर टेकन अप कर रहा था, थर्ड एसेट का यूज था कि ये जो एसेट है, आपने इनमें से कोई भी एसेट, प्लीज सुनिएगा, आपने बैंक लोन ले रखा है एक्स अमाउंट का, आपने अपने बैंकर्स को कहा हमारे पास आपका लोन रीपे करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप अपने लोन के बदले हम आपको अपनी बिजनेस का लैंड एंड बिल्डिंग दे देते हैं। हम आपको पैसा नहीं देंगे लेकिन हम आपको अपनी लैंड एंड बिल्डिंग दे देते हैं अपने लोन की सेटलमेंट में। तो बैंक ने एग्री कर लिया, एग्रीमेंट हुआ, हमने अपनी बिल्डिंग बैंक को दे दी उनकी डेब्ट की सेटलमेंट में। तो जब एसेट किसी डेब्ट की सेटलमेंट में दी जाती है तो उसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती है। उसका कारण ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी लायबिलिटी की वैल्यू मौजूद है, या तो मैं एसेट की वैल्यू रियलाइज वैल्यू फाइंड करनी पड़ रही थी,
यहाँ हमें पहले ही पता है सपोज कि सन्ड्री लायबिलिटीज में मान लो हमारा बैंक लोन का अमाउंट है 5 लाख रुपीज और हमारी ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसकी वैल्यू है 6 लाख रुपीज। तो आपने इस लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख की वैल्यू को 5 लाख के बैंक लोन के अगेंस्ट दे दिया और बैंकर्स ने कहा कि हम 6 लाख की बिल्डिंग है, 5 लाख रुपए ही हम इसकी हमारी लोन की वैल्यू है, तो हम तो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करेंगे, मतलब 6 लाख की बिल्डिंग हम 5 लाख के सेटलमेंट पे लेंगे। तो फॉर्म को यहाँ पर 1 लाख रुपए का बिल्डिंग देने से लॉस होगा, वो लॉस ऑटोमेटिकली जाकर आपके आंसर के लॉस में जाकर के जुड़ जाएगा, इसलिए उसकी कोई भी वैल्यू आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू भी पहले से बुक वैल्यू मार्क हो रखी है और लायबिलिटी की भी बुक वैल्यू पहले से मार्क हो रखी है, तो दोनों का हमें रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। ये लाइन कितनी समझ में आई? तो इट मीन्स कि बेसिकली वो यही बोल रहा है कि अगर हमने कोई लोन दिया ना, हमें उसका रीपेमेंट करना है एंड हम कोई एसेट्स को बेच कर कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होएगा। एसेट के रूप में किया फॉर्म में तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यस सर। लेकिन अगर लायबिलिटी हमारी एसेट से पार्शियली सेटल हो रही है और उसके बावजूद हमें थोड़ा सा पैसा और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लायबिलिटी हमारी पार्शियली सेटल हो रही है और अगर हमें और ऊपर थोड़ा सा पैसा देना पड़ रहा है, तो देन हम उसको जब लायबिलिटी पे करेंगे तो उसमें बैंक के साथ हम उनको पेमेंट करेंगे, अभी जो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। तो एसेट के 3 यूज है। एक, अगर फॉर्म रियलाइज करेगी तो बाय बैंक के नीचे लिख दीजिए, अगर पार्टनर टेकन अप करेगा तो पार्टनर के नाम से लिख दीजिए, और अगर वो लायबिलिटी को हम अगर हम एसेट को किसी लायबिलिटी की सेटलमेंट में दे देते हैं तो उसकी एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है। यस सर। अब जब हम इन फॉर्म की लायबिलिटीज को पे करेंगे तो इन लायबिलिटीज को पे करने के लिए भी जब इन लायबिलिटीज को फॉर्म पे करेगी तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट लायबिलिटीज पेड, टू बैंक अकाउंट लायबिलिटीज पेड। और इन लायबिलिटीज में से जो स्टेप 3 में लिखी हुई है, हम यहाँ पर लायबिलिटीज के नेम को रेज करेंगे, यानी लायबिलिटीज के नाम यहाँ लिखते जाएंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सभी लायबिलिटीज की हमें क्वेश्चन में नीचे बताया होगा कि कितनी वैल्यू हम इन लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं। तो जो वैल्यू हमने लायबिलिटीज को जिस वैल्यू पे डिस्चार्ज करा होगा उसको हम डेबिट साइड में डालेंगे। सपोज यहाँ क्रेडिटर्स 1 लाख के हैं और आपके क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर्स ने हमें 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो हम यहाँ पर क्रेडिटर्स का नाम लिख करके उसकी पेमेंट यहाँ पर 95,000 दिखाएंगे। तो 5,000 का में गेन होगा, वो गेन ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में जाकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके सर। जब इन्हीं लायबिलिटी में से कोई लायबिलिटी पार्टनर सेटल करना चाहेगा तो देन वो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख दिया जाएगा लायबिलिटी पेड। और जिस लायबिलिटी को
सेटलमेंट में एसेट मिली होगी उसकी रिकॉर्डिंग हमने करनी ही नहीं है। यानी लायबिलिटी या तो टू बैंक के नीचे आएंगी या लायबिलिटी पार्टनर के नाम से आएगी। और जिन लायबिलिटी को आपने एसेट से सेटल करा होगा उसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। इनमें से जो लायबिलिटी फर्म पे करेगी वो बैंक के नाम से डाल देंगे, इनमें से जो लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा वो पार्टनर के नाम से दिखा देंगे, और जो लायबिलिटी को एसेट मिलेगी उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। इसके बाद जब फर्म बंद होगी तो जैसे रीवैल्यूएशन कॉस्ट होती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज की, वैसे फर्म के बंद होने पर फर्म को कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने होंगे। जैसे कोई कोर्ट में हमारी ट्रांसफर डीड्स बननी है तो उसकी कोई लीगल फीस लग गई, हमने कोई लॉयर हायर करा उसको फीस दे दी, हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए उसकी हमने फीस दे दी, हमने रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करा फॉर्म को बंद करने के लिए तो उसकी फीस पे कर दी। तो ऐसे फॉर्म को बंद करने के लिए जो एक्सपेंसेस उस समय इनकर होते हैं उनको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। इन्हीं एक्सपेंसेस को वाइंडिंग अप कॉस्ट कहा जाता है। इन्हीं को हम लोग लिक्विडेशन कॉस्ट भी कहते हैं, लिक्विडेशन कॉस्ट। तो रियलाइजेबल एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वाइंडिंग अप कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट, ये सारे आपके रिलेशन एक्सपेंस के अलग अलग नेम्स हैं। जब रिलेशन एक्सपेंसेस फर्म पे करेगी तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैंक, और जब ये एक्सपेंसेस पार्टनर फर्म के बिहाफ में पे करेगा तो हम लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कितना समझ आया? सर आगे समझ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए इंटरनल लायबिलिटी को पे करने के लिए जिसको हम पार्टनर लोन कहते हैं, अगर पार्टनर लोन जब हम रीपे करेंगे पार्टनर को और उस पार्टनर के लोन के रीपेमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए तो पार्टनर लोन अकाउंट के नाम से उस लोन के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पेड करा होगा उसको हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे। और अगर पार्टनर ने लोन के ऊपर फर्म को कह दिया कि चलो आपने मेरे से 20,000 का लोन लिया था, आप मुझे 19,000 ही फुल सेटलमेंट पे पे कर दो, तो उसने फर्म को लोन की रीपेमेंट पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया पार्टनर ने। तो डिस्काउंट ऑन लोन यानी जो पार्टनर ने लोन दिया था उसने फर्म को कुछ अमाउंट लोन का डिस्काउंट कर दिया, तो वो फर्म के लिए गेन है, वो बीइंग रिलेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ही नेचर है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर फर्म को एक्स्ट्रा पे करने इंटरेस्ट के फॉर्म में तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। ये 2 पॉइंट और इसके अंदर ऐड होते हैं। ओके सर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऐड करने हैं, और ये रूल्स तब अप्लाई होते हैं जब हमारा क्वेश्चन की एडजस्टमेंट साइलेंट होती हैं किसी एसेट के बारे में। तो रूल बनाया गया कि अगर आप क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में ऐसा पाएं कि किसी एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू
एडजस्टमेंट में नहीं बताई गई है कि वो एसेट कितने में रियलाइज हुई है। तो ये रूल बनाया गया, इस करंट सेशन से है ये रूल, कि उसकी फुल वैल्यू स्टूडेंट रियलाइजेबल वैल्यू मानते हुए अपने इनिशिएटिव पर ही, यानी अपने आप ही यहाँ पर बैंक के नीचे आकर के उस एसेट का नाम लिखेगा स्टूडेंट, और उसकी फुल बुक वैल्यू एट बुक वैल्यू उसको रियलाइजेबल वैल्यू शो करा जाएगा। यानी ये मान लिया जाएगा कि एवरी एसेट इज रियलाइज्ड ईदर एट गिवन वैल्यू एज पर एडजस्टमेंट और अदरवाइज एट फुल बुक वैल्यू। तो स्टूडेंट को आखिर में क्वेश्चन की एडजस्टमेंट खत्म होने पर चेक करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि क्या सारी एसेट मेरी कंप्लीट हो गई है एडजस्टमेंट में। अगर नहीं हुई है तो उन एसेट का, जिनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई होगी, उनकी फुल वैल्यू अपने आप यहाँ पर ला करके आपको लिख देनी है बैंक के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगर वो एसेट टेंजिबल इन नेचर है तब तो उसकी वैल्यू लेनी है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट किसी इंटेंजिबल एसेट के बारे में साइलेंट है तो उसकी वैल्यू नील माननी है, उनको रियलाइज नहीं करना। यानी ऑल टेंजिबल एसेट्स मस्ट बी रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, बट एनी इंटेंजिबल एसेट इज एज्यूम्ड टू बी हैव नील वैल्यू एंड हेंस हम ये मानेंगे कि वो एसेट रियलाइज नहीं हुई है। और प्रीपेड एक्सपेंस कभी रियलाइज होते ही नहीं है, इसकी वैल्यू भी आपको जीरो लेनी होगी, यानी ये भी नॉन रियलाइजेबल एसेट की कैटेगरी में आएगी। यानी प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ उतरेगा पर आगे नहीं जाएगा। गुडविल पेटेंट आगे तब जाएंगे जब क्वेश्चन में रियलाइजेबल वैल्यू हो। गुडविल पेटेंट के बारे में ना बताया हो तो उनकी वैल्यू जीरो माननी है। अब जो बची टेंजिबल एसेट, उनकी वैल्यू नहीं है तो स्टूडेंट को अपने आप ही उसको बैंक के नीचे पुट करके उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज करना है उसको। कितना समझ आया? थोड़ा आगे समझ। अब क्वेश्चन अगर किसी लायबिलिटी को लेकर के साइलेंट है, किसी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस एक्सटर्नल लायबिलिटी को स्टूडेंट अपने आप इस बैंक के नीचे लायबिलिटी को पे करेगा, उन लायबिलिटी को जिनके बारे में क्वेश्चन साइलेंट चल रहा है, और यहां से हम लायबिलिटी को पे कर देंगे टू बैंक के नीचे। इसके बाद अपना दोनों साइड्स का टोटल करना है। अगर आपका आंसर बीइंग बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ गया तो वो आपका प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, और कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स के बीच में उनको डिवाइड करना है जैसे रिवैल्यूएशन में करते थे। यहां पर आपको न्यू रेशियो की कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, यहाँ रेशियो गिवन होगी। अगर कोई रेशियो गिवन नहीं है तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपका आंसर क्रेडिट साइड में आ गया तो ये आपका लॉस हो जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, और फिर ये लॉस पार्टनर की गिवन रेशियो में या इक्वली पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। This is the way and the technique to prepare realization account. ओके सर।